नमस्कार, आप देख रहे हैं DilanTop.com। रजत और रोहानी के साथ मैं फ़िलहाल मुंबई आया हुआ हूँ। जो कोविड महामारी की जो दूसरी लहर हमारे देश से टकराई है उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए हम फ़िलहाल मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में हैं। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ही देश की सबसे बड़ी डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटी बनाई गई थी जब पहली वेव आई थी, यानी कि 2020 में। उसके बाद हम इसी फैसिलिटी के बाहर हैं। इसका नाम बहुत सिंपल है, डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटी हॉस्पिटल। मुंबई में यहाँ सादी भाषा में इसे जंबो हॉस्पिटल भी कहा जाता है। इस तरह के 5 हॉस्पिटल्स पूरे मुंबई में बने हुए हैं। ये सबसे बड़ा वाला है। इसका एक बेसिक टूर हमने लिया है बाहर से, क्योंकि अंदर जो कोविड फैसिलिटी है वहाँ हम नहीं जा सकते हैं बिना प्रोटेक्टिव गियर के। लेकिन एक हॉस्पिटल में बेसिक सुविधाएं जो होनी चाहिए उन्हें रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई है। ओपन स्पेस में टेंट, इस एंक्लोजर के पीछे टेंट है और वहाँ पे आपको, जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो जैसे रिसेप्शन एक होता है, वार्ड्स अलग होते हैं, आईसीयू अलग होता है और कैंटीन, कैफेटेरिया, डॉक्टर्स लाउंज अलग अलग होते हैं। तो वो सारी चीज़ें इस हॉस्पिटल में भी थी। एक टूर हम जो डॉक्टर्स लाउंज का है वो वहाँ हम लेकर भी आए हैं। ये वो जगह है जहाँ से पेशेंट्स एक्सेप्ट किए जाते हैं जब किसी पेशेंट को यहाँ रेफ़र किया जाता है या फिर वो अपनी जांच के लिए आते हैं। और फिर चलते चलते आप अगर आगे जाएंगे तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ मिलते हैं। इस फैसिलिटी का नाम दोनों तरह से हुआ, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे इलाज भी कराया। और दूसरा, इसे जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है और मुंबई जो महानगर पालिका है उसने अपने इमेज के लिए इस बात का काफ़ी जिक्र किया कि हमने इतना बड़ा हॉस्पिटल ट्रांजिट में बना लिया है और हम वहाँ पे इतने लोगों का इलाज कर रहे हैं। हम यहाँ पर आकर ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो दावे हैं और ये जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बना लिया गया है इसका फ़ायदा लोगों तक कितना पहुँच रहा है। तो हम कुछ लोगों से बात करेंगे जिनके परिजन अंदर भर्ती हैं, और फिर उसके बाद अस्पताल के जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं हमें क्या मिलता है। जम्बो कोविड फैसिलिटी के बाहर हमें कुछ पेशेंट्स के परिजन भी मिले जो यहाँ पे साथ में आए हुए हैं। उनके सगे संबंधी अंदर हैं और वो बाहर वेट करते हैं। ऐसे ही एक शख्स से भी हम बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज़ुबैर। कौन भर्ती है सर अंदर? मेरी मम्मी। अच्छा, कैसी तबीयत है अभी उनकी? अल्हम्दुलिल्लाह अभी अच्छी है। अभी अच्छी बात है, अच्छी होनी चाहिए। हम लोग जगह जगह जाकर के सर यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीएमसी या एमएमआरडीए ने जिस तरह की फैसिलिटीज़ बनाई हैं उसने मतलब उसका रिस्पांस कैसा रहा है, आप लोगों को कैसी फैसिलिटीज़ मिली हैं? तो कब मालूम चला कि अम्मी को कोविड है? एक्चुअली मम्मी को बुखार चढ़ा था 12 दिन तक, तो हम लोगों को फिर डॉक्टर ने सिटी स्कैन करने बोला। उसमें पता चला कि उनको कोविड हुआ। फिर हम यहाँ पर नंबर था यहाँ का, उनको कॉल करे तो उन लोग ने फट से आके एम्बुलेंस से 1 घंटे में आके लेके गए। बट यहाँ पे ना एक चीज़ का खाली प्रॉब्लम है कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ तो बहुत अच्छी है, बट हम लोगों को अगर कोई इंक्वायरी करनी है उसके लिए हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे अभी हमको इंक्वायरी करनी है, अभी मैं फ़ोन लगाऊंगा तो डॉक्टर्स फ़ोन नहीं उठाते, बराबर रिस्पांस नहीं करते। वहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मतलब ऐसा होता है ना कि फिर हमको बराबर से पता नहीं चलता है कि पेशेंट की क्या हालत है। क्योंकि आप ऐसे रोज़ तो नहीं मिल पाते होंगे, तो आप जानना चाहते हैं कि क्या मिलने का तो है ही नहीं प्रोसीजर। हमको तो खाली फ़ोन पे ही बात होती है। अभी टाइमिंग्स है यहाँ पे 9 से 10 सुबह और शाम को 5 से 6 बजे तक हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं। बट वो उसमें वो तसल्ली नहीं होती जो डॉक्टर बताएगा। अब वो पेशेंट को थोड़ी मालूम कि उसकी तबीयत कितनी सही हो रही है। अगर वो डॉक्टर के ज़रिए हमको सही तरीके से मालूम पड़े तो हम लोग को और अच्छा लगेगा। अब होता कि हम एडमिन में फ़ोन करते हैं, एडमिन बराबर से रिस्पांस नहीं करता, वहाँ एक प्रॉब्लम है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे हमको ऐसा लग रहा है कि ट्रीटमेंट बहुत बेटर है ऑल ओवर। हम जहाँ गए थे हॉस्पिटल्स में, हम लोग को सब ने यहाँ रिकमेंड किए थे कि यहाँ लेके जाओ। अच्छा, और इसके लिए आपको कोई किसी तरह की फ़ीस देनी पड़ी सर? नहीं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट था अल्हम्दुलिल्लाह। गवर्नमेंट का ये हमारे लिए बहुत बड़ा उपकार था, गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर करी। इनफैक्ट हमारे ऊपर नहीं, सभी के ऊपर। जिम्मेदारी है उनकी, एहसान थोड़ी है। जिम्मेदारी तो है, बट बहुत अच्छा काम है कि बहुत अच्छी चीज़ उन लोगों ने करे कि हमको भी ये चीज़ का उपयोग करने मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे आपने मम्मी से पूछा हुआ कि अंदर मतलब साफ़ सफाई, दवाएं वगैरह, इस तरह की फैसिलिटीज़ कैसी हैं? डॉक्टर के राउंड बराबर होते हैं नहीं होते? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मम्मी से बात हुई तो मम्मी बोलते हैं कि डॉक्टर्स आते हैं बराबर, खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हाइजेनिक फूड भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है और माशाल्लाह सिस्टर्स भी आते जाते रहते हैं, ध्यान देते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं जो अपने पेशेंट्स के साथ में आए हैं, हम उनसे भी बात करना चाहते हैं। बहुत नॉर्मल बातचीत है, जो आपके अनुभव है वही शेयर करना है। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिरीन सैयद है। अच्छा, कौन भर्ती है अंदर? एक्चुअली मेरी मम्मी है अंदर। अच्छा, उनको अभी पहले कैसी ट्रीटमेंट में तबीयत? रखे थे, अभी फ़िलहाल उनकी कंडीशन ठीक नॉर्मल है। उनकी कंडीशन अभी अच्छा,
मतलब मुझे नहीं मालूम है इस बारे में आपकी बात हुई हो या नहीं हुई, अंदर ऑक्सीजन बेड्स और आईसीयू वगैरह भी हैं क्या इस हॉस्पिटल? हाँ, देखो अंदर कैसे फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है, आईसीयू भी है और मम्मी को ऐसा बेड भी मिल गया था और ऑक्सीजन वगैरह भी है वहाँ पे। तो अभी कैसा अभी थोड़ा मेंटेन कर रहे हैं मम्मी, क्योंकि जब लेकर आए तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। तो अभी ऑक्सीजन उनको दे रहे हैं, तो अभी माशाल्लाह से उनके थोड़ी सी तबीयत में सुधार आया है। अच्छा, और कब मालूम चला था कि उन्हें कोविड है? उनको कोविड था ऐसा हम लोग को डॉक्टर ने कंफर्म नहीं बताया था। मैंने हम लोग का जो प्राइवेट डॉक्टर है उनसे कंसर्न की थे, तो उन्होंने बोला था इनको कोविड हो सकता है, बट वो मेक श्योर नहीं थे। फिर हम लोग ने दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ पे पता चला, उनका जब टेस्ट किए तो फिर उनका पॉजिटिव आया। फिर हम लोग ने मतलब यहाँ पे डायरेक्ट लेकर आए। अच्छा, कितने दिन पहले की बात है मैम ये? ये ऑलमोस्ट 25 डेज़ पहले की बात है, यानी होली वाले दिन की बात है, 29 मार्च की बात है। अच्छा, ये बताइए कि मुंबई में एक आम आदमी के लिए, जैसे ये पूरे देश में भी शिकायत है कि कोविड टेस्ट कराना ही बड़ा मुश्किल है, सैंपल कलेक्ट कराना या फिर उसकी रिपोर्ट फैच करना लैब से। मुंबई में क्या स्थिति है? आप लोग टेस्ट कराना कितना आसान या मुश्किल है अभी? देखिए अगर देखा जाए तो प्राइवेट में थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि प्राइवेट में कैसा मतलब चार्जेबल ज़्यादा है, और गवर्नमेंट में करेंगे तो थोड़ा सा कम है चार्ज, मतलब वहाँ पे चार्ज नहीं है, फ्री है, बट वहाँ पे थोड़ा सा फैसिलिटीज़ की थोड़ी प्रॉब्लम है। लाइक वहाँ पे थोड़ा सा ट्रीट बराबर नहीं करते हैं, थोड़ा सा मतलब जो पेशेंट्स वगैरह रहते हैं तो उन लोगों को ट्रीट नहीं करते, बट ओवरऑल बाकी सब सही है। ठीक है, थैंक्स। आप भी, आपके साथ भी कोई? अच्छा, आप इनके साथ ही हैं, ठीक है। थैंक यू आप लोगों का, आप लोगों ने ऐसे टाइम पे हमने आपका वक्त लिया, आप लोगों ने दिया भी, थैंक यू। हम लोग ललन टॉप से हैं सर। हाँ, ललन टॉप। अच्छा, आप यूट्यूब पे जाएंगे, डालेंगे, आपको आ जाएगा। और इसमें ऐड कर प्लीज़। यहाँ पर माशाल्लाह जैसे एक थोड़ा सी मसला है इधर। बताइए। यहाँ पर ऐसा है ना कि हम बाहर अभी जैसे पेशेंट रहते हैं तो ये एरिया सैनिटाइज नहीं होता है। यहाँ पे साफ़ सफाई का थोड़ा ध्यान नहीं रहेगा। इस चीज़ का अगर इन लोगों ने केयर करा ना तो हो सकता है कि यहाँ पे भी अगर हो सकता है कोई आवे ऐसा तो किसी और को संक्रमित ना करे, वो भी एक चीज़ है। बट इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। साफ सफाई थोड़ा सा क्लीन और हाइजीनिक के लिए, उसके लिए हम लोग मतलब बोल सकते हैं जो बाहर का जहाँ आप लोग यहाँ पे बैठते हैं, क्योंकि देखो अंदर ऑल ओवर पूरा सैनिटाइज होता है ना, तो हम लोग का ऐसा मानना है कि यहाँ पे भी सैनिटाइज कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे छोटे से लेके बड़े तक काफ़ी बैठते हैं या सामान आता है तो वो क्या लग सकता है ना हम लोगों को भी, तो वी शुड बी ऑल्सो टेक प्रिकॉशंस ना। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, थैंक यू। हम इसके बाद कोशिश करेंगे कि बीकेसी की जो जंबो फैसिलिटी है, यहाँ की जो सीनियर मोस्ट अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी उनका पक्ष भी जाने कि वो जो मसले यहाँ पे फ्लैग किए गए हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं। हमारे साथ इस वक्त बीकेसी जंबो कोविड फैसिलिटी के इंचार्ज यानी कि डीन डॉक्टर राजेश डे रहे हैं। थैंक यू सर, इतने बिजी शेड्यूल के बीच में से हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। सर, पहला प्रश्न हमारा यही है कि जो लोग नहीं हैं, मुंबई से बाहर के हैं, उनके लिए आप एक साइज़ इस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या? ये जंबो कोविड फैसिलिटी में कितने बेड्स हैं और क्या अवेलेबिलिटी है अभी? ये जो जंबो फैसिलिटी है ये इंडिया की पहली ट्रांजिट हॉस्पिटल है और वर्ल्ड की दूसरी है। यहाँ हमारे पास 2328 बेड्स है, जिसमें अराउंड 750 बेड्स O2 है, 830 बेड्स हमारे पास नॉन O2 है, 108 बेड ICU है हमारे पास और 12 बेड डायलिसिस है। तो ये हम मई 25 से पहला पेशेंट लिए और आज तक हमने 21,000 पेशेंट ट्रीट कर चुके हैं और यहाँ की मॉर्टेबिलिटी भी नेशनल एवरेज से काफ़ी कम है। और यहाँ जितनी आधुनिक सुविधा है इसमें एक दो बोल सकते हैं कि हमारे पास वाइटल लैब है, कंटेनर पैथोलॉजी लैब PSL 3 है, जो इंडिया में किसी के पास नहीं, और उसके जितने फास्ट रिपोर्ट आते हैं उसके किसी के भी नहीं आते। सेकेंडली हमारे पास एक इनबिल्ट RT-PCR लैब है खुद की। थर्डली हमारे पास मेड बॉट्स है जिससे खाना बांटा जाता है लोगों को। एक थर्मल बॉट्स है कि ऑटोमेटिकली पेशेंट का टेम्परेचर, पल्स, एवरीथिंग कैन बी मॉनिटर्ड। ठीक है सर, इतनी सारी सुविधाएं तो ज़रूर हैं। और एक चीज़ जब यहाँ बात हो रही तो मैं सुन रहा था, तो अब आपको आई गेस मुंबई के सभी जंबो कोविड फैसिलिटीज़ का भी कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। हाँ, आज से वो एक जिम्मेदारी महानगर पालिका हमारे एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर जायसवाल सर है, उन्होंने दी है कि सारे जितने भी जंबो है उनको कोऑर्डिनेट करके और एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं
तो इसीलिए हम लोग कुछ मुंबई वाइड मतलब मुद्दों पर आपसे बात करना चाहते हैं। पहली टिप्पणी हम सर चाहते हैं कि 2020 भी हमने देखा और अब हम 2021 में जब कहा जा रहा है कि एक तरह से रिसर्जेंस है कोविड की, वेव 2 ने हिट किया है पूरे देश को, उस मुंबई की स्थिति पिछले साल जो थी और इस साल जो है उसमें आप कैसे फ़र्क करते हैं? क्योंकि सुन तो हम अभी भी रहे हैं कि बेड्स की अवेलेबिलिटी बहुत लो है, लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं, तो आपने क्या फ़र्क देखा है पिछले और इस साल में, पहला वेव और दूसरा वेव? नहीं, इसमें क्या है, पहले वेव और दूसरे वेव में फ़र्क ये है कि दूसरे वेव में काफ़ी वायरुलेंस ज़्यादा है। आप देख सक रहे हो कि नंबर फटाफट पॉजिटिव हो रहे लोग, जो फर्स्ट वेव में इतना प्रमाण पे नहीं था। पर एक अच्छी बात है कि सेकेंड वेव में मॉर्टेलिटी काफ़ी कम है फर्स्ट वेव के कंपैरिजन। फिर भी कैसा है कि नंबर बढ़ रहे हैं तो खौफ बढ़ता है लोगों के दिल में, और जैसे ही नंबर बढ़ते हैं तो हेल्थ केयर फैसिलिटी आपको देने के लिए बेड्स बढ़ाने पड़ते हैं, और वो बेड्स बनाने के लिए थोड़ा टाइम जाता है। वैसे भी मुंबई एक ऐसा शहर है, ये जो जंबो फैसिलिटीज़ है 15-15, 20-20 दिन में हर एक एजेंसी ने खड़े करके दिखाए। हमारे पास कम से कम अभी 7 जंबोज़ है, 10,000 के आसपास बेड्स है, काफ़ी आईसीयू है। बट कहीं ना कहीं अभी इतना नंबर अगर बढ़ रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत अभी वेंटिलेटर बेड में मिल नहीं रहा है, ऐसा नहीं बोलूँगा, बट अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि ये सर ये हमारा दूसरा दिन है मुंबई में, और हम लगातार अब तक हम यही सुन रहे हैं कि इवन जंबो फैसिलिटीज़ में भी आईसीयू बेड्स अवेलेबल नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में मुंबईकर्स के पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल तो बहुत पहले हाथ खड़े कर चुके हैं? नहीं, देखिए, बेड आईसीयू अवेलेबल है, सिर्फ वेंटिलेटर का इशू होता है। दो बातें अलग हैं। जैसे मेरे पास आज 108 बेड का आईसीयू, और उसमें 108 बेड को वेंटी नहीं है हमारे पास। पर इंटेंसिविस्ट या लोग क्या देखते हैं, अगर मुझे आईसीयू में जाना है तो मेरा वेंटी बुक करके रखा है, आज नहीं लग रहा है कल रख सकता है। तो इस ख्याल में, और दूसरी लोगों की क्या है, तो मुझे इसी हॉस्पिटल में मिलना चाहिए, दूसरा भी मिला तो नहीं ले लूँगा। तो ये जो चॉइस है, इसके वजह से क्राइसिस निर्माण हो रहा है। हालांकि हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर ने इतने अच्छे प्लान बनाए, वॉर रूम कंसेप्ट है कि जहाँ से डैशबोर्ड है, आपको सेंट्रली सारा मॉनिटरिंग हो रहा है। इसके बाद भी थोड़े से लास्ट वीक में वेंटिलेटर की अवेलेबिलिटी के शॉर्टेज आ रहा है, क्राइसिस नहीं बोल सकता, आज तक मिल रहा है, थोड़ी दिक्कत हो रही है। सर अभी जहाँ पे एस्टिंग स्टैंड इन मुंबई, आगे चल के ये क्राइसिस ज़्यादा गंभीर हो सकता है, या फिर आप लोग इसको मैनेज करने की स्थिति में हैं? क्यों नहीं, महानगर पालिका आयुक्त जी और उनकी हमारी जो टीम है उनके अंडर, और ऑनरेबल सीएम ने इतने अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाए हैं। अभी 2-3 दिन से स्ट्रिंजेंट मेजर्स ले रहे, और शायद आज से और बढ़ा देंगे। ये जो भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और महानगर पालिका मेजर्स ले रही है, पिछले 2-3 दिन में थोड़ा मार्जिनल कम हो चुका है, पूरा नहीं बोलता हूँ मैं। यही अगर हालत अगले 10-15 दिन रही तो 15 दिन के बाद आप पिक्चर अलग देखेंगे जो आज है। अच्छा, सुधर सकता है ये बोल रहे हैं आप? सुधरेगा ही। आपको मैं इतना बताना चाहता हूँ, मुंबई मैनेजमेंट, कोविड मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि हमने फर्स्ट वेव सक्सेसफुली महानगर पालिका ने टैकल कर चुके। हमारा धारावी जैसा प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया है, हमारा बीकेसी जो ट्रांजिट हॉस्पिटल प्रोजेक्ट है, वो एक पायलट प्रोजेक्ट बन चुका है सबके लिए। सर हम आपके हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट हैं उनके कुछ रिलेटिव से भी मिले, और ये चीज़ उन्होंने भी हमको कही कि हाँ वो यहाँ के इलाज से संतुष्ट हैं। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड वो कैमरा पे हमारे पास है, लेकिन उनकी एक शिकायत थी जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। वो कह रहे थे कि पेशेंट जो अंदर है उसका स्टेटस मालूम करने में रिलेटिव को बहुत टाइम लगता है, वो कनेक्टिविटी बहुत पुअर है, जो यहाँ के आप ये कह लीजिए एक जो कोऑर्डिनेशन में कहीं कमी पड़ जाती है, जब जो नातेवाईक है वो जानना चाहते हैं कि अंदर मेरा पेशेंट है, वो भी किस हाल में है, खाना खाया नहीं खाया। उस जानकारी पे कोई और स्टेप्स उठाने के बारे में विचार है आपके? क्यों नहीं, क्या हो रहा है बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा एक पहला हॉस्पिटल इंडिया का जहाँ पेशेंट आईडी क्रिएट करते हैं हम। आप जैसे ही एडमिट हो जाते हो तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर आपको एक लिंक आ जाती है। बट कुछ क्या हो रहा है, किसी रिलेटिव को लिंक ओपन नहीं हो रही है, उनको जम नहीं रहा है। आप अभी भी किसी भी पेशेंट को, उनका इग्नोरेंस ज़्यादा है कि उसी भी लिंक को आज ओपन कर दोगे आप तो आपके सारे रिपोर्ट्स मिल जाएंगे, स्टेटस मिल जाएगा। बट कहीं तो वो जो उनका जो इग्नोरेंस है वो एक पार्ट है। सेकेंडली,
हमारे पास 8 डेडिकेटेड लाइन्स है 24/7। आप कंट्रोल रूम देख चुके हो, आपने देखा ही होगा ना। मैं अभी कंट्रोल रूम नहीं गया मैं। आपको दिखा दूंगा। 8 डेडिकेटेड लाइन से 24/7। बट यहाँ ऐसी दिक्कत हो रही है ना कि एक पेशेंट के लिए 10-10 रिलेटिव फ़ोन करके उनका मायना है। अगर जब हमने एक पेशेंट आईडी ऑलरेडी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे चेक कर चुके हैं, वो रजिस्टर्ड आईडी जो मोबाइल है वो आपके लीगल हेयर का जो उन्होंने दिया, हमने नहीं दिया। जैसे एडमिशन को कोई आता है तो हम लीगल हेयर का आपका एक नंबर लेते हैं और वो नंबर पे हम एक आईडी आपका लिंक क्रिएट करते हैं। तो ये तो हम आपको दिखा भी सकते हैं। उस लिंक उस रिलेटिव के पास होता है, तो वो रिलेटिव को सारी मालूमात होती। वो ज़्यादातर हमें कॉल नहीं करता अनलेस एंड अनटिल जब उनको मैसेज आता है कि पेशेंट अनस्टेबल है, या अभी पेशेंट का ऑक्सीजन बढ़ रहा है, या पेशेंट को कभी गलती से अगर बाईपैप लग रहा है, तो वो क्यूरियोसिटी है। बट उनके जो रिलेटिव का लिंक नहीं है, और अभी जैसे मेरे घर का कोई एडमिट हुआ है तो 10 लोग उसकी मालूमात करेंगे। तो उस हिसाब से नंबर ऑफ़ कॉल्स जो है वो 10 गुना हो चुके। और आपको बताना चाहता हूँ कि 1100 पेशेंट अंदर है इधर, 300 पेशेंट उधर DSC से। आप जब इमेजिन करिए ना 8 लाइन, उतने लाइन कोई हॉस्पिटल को नहीं है डेडिकेटेड। आप एक पेशेंट के लिए अगर 10 फ़ोन आ जाते हैं तो आप भी सोचे वहाँ डॉक्टर जो बैठने वाले उनको भी थोड़ा लोड हो रहा है। इस वजह से थोड़ा कोऑर्डिनेशन में अभी इसके लिए भी हम कल से ये कर रहे हैं। आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 6 डेडिकेटेड लाइन है, कल मंडे तक और 8 लाइन हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, फेयर इनफ। एक आखिरी प्रश्न या आखिरी प्रश्नों में से एक है सर, जो जीवन रक्षक दवाएं हैं जो कोविड के संदर्भ में जिनका जिक्र ज़्यादा आ रहा है, जैसे रेमडेसिविर हो गया, और दूसरी समस्या है ऑक्सीजन। देश के कई इलाकों में ये शिकायत आई है अलग अलग स्टेट से, प्राइवेट हॉस्पिटल से या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, कि उनके पास में दवाओं की भी कमी है, ऑक्सीजन की भी कमी है। BKC की ये जो फैसिलिटी है और जो बाकी तमाम फैसिलिटीज़ हैं मुंबई में जिनके आप कोऑर्डिनेटर हैं, यहाँ पे इन दवाओं की और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कैसी है, और क्या कोई ज़रूरत है जो आप एक्सटेंड करना चाहते हैं हमारे माध्यम से गवर्नमेंट को? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, BKC एक ऐसा सेंटर है, अभी पिछले 8 दिन में काफ़ी हॉस्पिटल के ऑक्सीजन के प्रॉब्लम हो चुके हैं सप्लाई में। आज तक BKC को ऑक्सीजन सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आई है। अब एक 5-6 दिन पहले जो 2-4 हॉस्पिटल के ड्यूरासेल के कैपेसिटी कम हुए, रिफिलिंग ने, उस दिन हमने कम से कम 160 पेशेंट एब्जॉर्ब किए इधर। उसमें काफ़ी NIV भी थे, वेंटी भी थे और O2 बेड भी थे। उस हिसाब से BKC सेफ़ है। हमारे जो हमने कैपेसिटी की है KL, वो 26 KL टैंक है जो 2000 बेड से ज़्यादा है हमारे पास। आज अगर हम टैंक भरते हैं तो हमको 24 घंटा कोई टेंशन नहीं, फिर भी हम डेली 3 बार टैंकर को रिफिलिंग कराते, तो इतना सेफ़ है। इसके ऊपर हमारे पास 80 जंबो सिलेंडर्स है जो 8-8 सिलेंडर के बड़े हैं ना, मैनिक्योर सिलेंडर्स, वो भी हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास 500 लूज सिलेंडर्स है जो पेशेंट ट्रांसफ़र वगैरह होते हैं ना, 12 लीटर 15 लीटर 20। तो BKC एज ऑफ नाउ ऑक्सीजन के लिए डे 1 से आज तक कोई इशू नहीं, कोई कमतरता नहीं, ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। सेकेंड बात आई दवाई के, आज तक हमने 21,000 पेशेंट ट्रीट किए, 21 से ज़्यादा ही। एक भी पेशेंट आज तक ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूँ कि बाहर से 1 रुपया का भी सामान लाया नहीं। आज रेमडेसिविर भी हो, हमारे पास आज भी 1000 एम्प्यूल बचे हुए BMC हमें दे रही है। पर ऐसा हो रहा है ना, और रेमडेसिविर का भी एक क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने बनाया, बट लोगों की मीडिया की वजह से या एक जो हमारा फियर फैक्टर है, ये ऐसा सबको दिल में हो चुका है कि भाई रेमडेसिविर ही लेगा तो मैं ज़िंदा रहूँगा। तो उस हिसाब से अगर डॉक्टर भी ना बोलता है तो और कोई रिलेटिव बोलता है अरे भाई दे 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 दे, जो कि अनइंडिकेटेड है। आप अभी WHO का भी 2 दिन पहले रिसर्च आया कि रेमडेसिविर का लिमिटेड वैल्यू है, टॉसिलिजुमैब भी कोई लाइफ सेविंग नहीं, उसका एक जब साइटोकाइन स्ट्रॉम होता है उसमें यूज़ होता है। बट ये जो जनरल कंसेप्ट हो चुका है, उससे वो लोगों को ऐसा लग रहा है, मुझे भी रोज़ 50 फोन आते कि रेमडेसिविर दो, टॉसी दो, टॉसी दो। ये नहीं, आपका जो डॉक्टर है, जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, और जो स्टेट टास्क फोर्स है महाराष्ट्र की या ICMR की, वो क्राइटेरिया में अगर वो पेशेंट आ रहा है तो ज़रूर देना चाहिए। पर ये कौन सी तरीका है कि भाई अभी मैं बोल रहा हूँ रेमडेसिविर दे दो, बट आपका पेशेंट का क्राइटेरिया उसमें फिट नहीं हो रहा है ना। तो अगर आप क्राइटेरिया में नहीं हो और आप तो भी दे रहे हो,
तो मैं आपको आप पढ़िए एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेमडेसिविर, इट विल क्रिएट मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन योर पेशेंट। और सर जो मुंबई वाइड रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन का और जो बाकी दवाएं हैं, रेमडेसिविर हो गया, जो बाकी दवाओं की आप बता रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है सर, सिंस आप कोऑर्डिनेटर हैं? नहीं देखिए, बेसिकली दवाइयों का जो है वो हमारा सेंट्रल परचेज डिपार्टमेंट है भाईकला में, वो सारी दवाइयों का स्टॉक रखते। फिर भी जो मोटा मोटा मुझे नॉलेज है, मेरे को डेफिनेटिव नॉलेज नहीं, बिकॉज आई एम नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर दैट। दवाइयाँ काफ़ी हद तक मिल रही है हर हॉस्पिटल का, इतना। फिर भी डेफिनेटिव आपको चाहिए तो सीपीडी में आपके डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर है या एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर है, दे वुड बी राइट पर्सन टू गिव यू करेक्ट आइडिया। और ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी कैसा है सर? ऑक्सीजन तो अभी जहाँ टैंक्स है, बड़े बड़े टैंक्स, वहाँ तो इशू नहीं। जहाँ जहाँ पेरिफेरल हॉस्पिटल से उसमें थोड़े इशू आ गए, बट उसी दिन वो सॉल्व हो चुके हैं, उसमें मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम देख रहे थे कि काफ़ी सारे फ़ोन्स आपने स्किप किए हमारे इस बातचीत के लिए। बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं और हमारे दर्शकों की तरफ से आपको शुक्रिया, थैंक यू।